welcome back to Boundless Learning. In this video, I'll be continuing with the series I started in the earlier one, in which I'll be discussing the whole biology syllabus chapter-wise by discussing all the important as well as previous year questions. So let's get started with the first chapter of biology, which is chapter 6, life process. So this chapter is of 9 marks according to the CBSE blueprint, and it's very important from your board's point of view. So let's look at the first question. The first question says, write two different ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body. Write the products formed in each. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे टू वेज पूछे जिससे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी, लेकिन आई विल बी गोइंग टू टेल यू थ्री वेज, जो भी आपकी तीन वेज आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. सो वी नो ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 molecules of pyruvate. Pyruvate क्या है? Pyruvate is a 3 carbon molecule. ये breakdown कहाँ पर होता है? This breakdown takes place in the cytoplasm of all cells. Pyruvate के हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में 3 fates हो सकते हैं. In the first one, अगर इस पायरुवेट के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. इस एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में एनर्जी. एनर्जी यहाँ पर जो बनती है इट इज 38 ATP ऑफ एनर्जी विच इज फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. ये हो गया हमारा फर्स्ट फेट. सेकेंड फेट में क्या होता है? अगर इसके पास ऑक्सीजन एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा. एरोबिक ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा. Anaerobic respiration means the respiration in the absence of oxygen. Anaerobic respiration में हमारे पास products बनते हैं इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. Anaerobic respiration में हमारे पास जो एनर्जी हमें मिलती है वो बहुत ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज ओनली 2 ATP. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है इन द सेल. एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है हमारी जहाँ पे इथेनॉल बनता है ये होती है हमारी यीस्ट सेल में. एक और पायरुवेट का फेट होता है जहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन मसल सेल्स. तो जब भी हमारे मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी उसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. तो ये हमारे 3 फेट्स होते हैं ग्लूकोज के, या ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये इसके 2 वेज होते हैं. अगर उन्होंने 2 वेज पूछे आपको कौन से 2 वेज पर्टिकुलरली मेंशन करने, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जिसमें प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP ऑफ एनर्जी. और सेकेंड होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें इथेनॉल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP ऑफ एनर्जी. The next question is how is oxygen and carbon dioxide transported in human beings? तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन का सर्कुलेशन का क्वेश्चन है. हमें पता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है बाय आर्टरीज और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है बाय वेन्स. दोनों ही हमारे जो कंपोनेंट्स है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड में डिसॉल्व होते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ट्रैवल करता है थ्रू आर्टरीज या सर्कुलेट होता है थ्रू आर्टरीज, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है थ्रू वेन्स. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है बाय अ रेड ऑक्सीजन रिच पिगमेंट जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आए इसके अंदर एक तो आर्टरीज और वेन्स मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, साथ में ये पिगमेंट का नाम मेंशन करना इंपॉर्टेंट है विच इज हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है इज बाय आर्टरीज या फिर इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन. और ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन हमारा प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, और ये हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर. ये हो गया फर्स्ट पार्ट.
सेकेंड पार्ट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कैरी होता है इन वेन्स या फिर थ्रू प्लाज्मा ऑफ ब्लड प्लाज्मा के थ्रू भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, हमारा ब्लड प्लाज्मा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है थ्रू वेन्स और थ्रू प्लाज्मा ऑफ ब्लड. The next question says, record your observations when a stained and mounted leaf peel is viewed by you under high power of microscope. लीफ का हमने सेक्शन अगर माइक्रोस्कोप के नीचे व्यू किया, हमें पता है लीफ में सबसे ज्यादा अबंडेंटली क्या चीज प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा. तो हमें इसमें क्या चीज मेंशन करनी है, हमें इसमें रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन जो भी करनी है हम यही मेंशन करेंगे कि जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे या हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे लीफ के सेक्शन को व्यू किया तो हमें स्टोमेटा जो है वो क्लियरली दिख रहा है. स्टोमेटा को डिफाइन करेंगे, स्टोमेटल पोर्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है. साथ में हम मेंशन करेंगे अबाउट गार्ड सेल्स कि गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा को सराउंड करते हैं एंड दे हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. अगेन ये जो स्टोमेटा वाला क्वेश्चन है इज अ वेरी रिपीटेड बोर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टोमेटा. अगेन सेम क्वेश्चन, स्टोमेटा क्या होता है. तो स्टोमेटा सबको पता है क्या होता है. स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स या फिर हम उनको पोर्स बोल सकते हैं विच इज abundantly present on the lower surface of leaf. और स्टोमेटा का हम वो बता सकते हैं उसका क्या फंक्शन होता है प्लांट्स में. तो स्टोमेटा इज हेल्पफुल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द लीफ और ये हेल्प करता है हमारी ट्रांसपिरेशन में जिसकी वजह से प्लांट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. Next part is what governs the opening and closing of stomata. Guard cells govern the opening and closing of stomata. Guard cells जो है वो किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. अगेन ये किडनी शेप्ड भी हो सकते हैं या फिर ये डम्बल शेप्ड सेल्स भी हो सकते हैं. गार्ड सेल्स ही हमारे स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को गवर्न करते हैं. और काफी बार हमारे पास ये गार्ड सेल्स या स्टोमेटल पोर के डायग्राम भी आते हैं. तो दोनों डायग्राम बनाने हैं, एक तो ओपन स्टोमेटा का जहाँ पे ये क्या है, ये हमारे किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स हैं. गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है हमारे क्लोरोप्लास्ट और ये है हमारा स्टोमेटल पोर. और ये अभी स्टोमेटल पोर क्या है, स्टोमेटल पोर यहाँ इस डायग्राम में ओपन है. ये दिस इज द क्लोज्ड स्टोमेटल पोर. ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा डायग्राम है. साथ में इसके अराउंड हम कुछ सब्सिडरी सेल्स भी दिखा सकते हैं जो एसेसरी सेल्स साथ में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर कॉल्ड सब्सिडरी cells. Next question is name the process by which plants get rid of excess water. Plants excess water को कैसे निकालते हैं? Through the process of transpiration. Name the pores through which this process takes place. कौन सा पोर होता है हमारा? स्टोमेटा या फिर हम इसको स्टोमेटल पोर कह सकते हैं. अगेन ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है अबाउट ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन की हमें डेफिनेशन देनी है एंड इट्स फंक्शन. ट्रांसपिरेशन के डेफिनेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवेपोरेशन ऑफ वाटर. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट सर्फेस. हमारे प्लांट की सरफेस को कूल करने के लिए, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है. दूसरा, हमारे वाटर और मिनरल्स का रूट से स्टेम तक या पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट किस वजह से होता है? थ्रू ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. फर्स्ट इज एंजाइम ट्रिप्सिन एंड सेकेंड इज एंजाइम लाइपेज. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाय डिस्कसिंग द एंजाइम ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रिप्सिन इज an enzyme present in the
स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। किसका डाइजेशन करवाता है? ये प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स को ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है इनटू अमाइनो एसिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब जो प्रोटीन का डाइजेशन हमारा स्टमक में शुरू हुआ था, उसी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन ट्रिप्सिन करवाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड पॉइंट है, ट्रिप्सिन को हम एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी कह सकते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम इज द वन विच हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो क्योंकि ये हमारे प्रोटीन्स का डाइजेशन करा रहा है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक प्रोटीएज। प्रोटीएज आर ऑल्सो एंजाइम्स which help in the breakdown of proteins। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि ट्रिप्सिन हमारा रिलीज होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ट्रिप्सिन हमारा बनता क्या कहाँ है? ट्रिप्सिन हमारा बनता है इन द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में जब ये हमारा ट्रिप्सिन बनेगा, ये एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बनता है विच इज कॉल्ड ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में बनता है विच इज एन इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म हमारी एक्टिवेट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, विच इज द एक्टिवेटेड एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म होता है ट्रिप्सिनोजन का, और ये एक्टिवेशन होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो ट्रिप्सिनोजन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट, और फिर कन्वर्ट होता है इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन। और यही जो हमारा एक्टिव ट्रिप्सिन है, ये दो और प्रिंसिपल एंजाइम्स पे वर्क करता है, मेनली पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, मतलब पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का एक्टिवेशन होता है थ्रू दिस एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन। और ये पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी दोनों जाके क्या करते हैं? दीज आर आल्सो प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो हमारे प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स। और यही अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में यूज होते हैं फॉर मसल ग्रोथ, फॉर हार्मोन प्रोडक्शन, और जो भी सारे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट एंजाइम इज एंजाइम लाइपेज। तो लाइपेज एज द नेम सजेस्ट, ये लिपिड का ब्रेकडाउन करवाता है। लिपिड का ब्रेकडाउन कैसे कराएगा? जब ये लिपिड पर एक्ट करता है, लिपिड को ये तोड़ देता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स नोन एज ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ये जो हमारा लाइपेज एंजाइम है, ये पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। अगेन, जैसे ट्रिप्सिन हमारा रिलीज हो रहा था पैनक्रियाज से, लाइपेज भी हमारा रिलीज होता है फ्रॉम द पैनक्रियाज, और पैनक्रिया ही इज द मेन सोर्स ऑफ लाइपेज, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लाइपेज को रिलीज करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैनक्रिया में ये सारे एंजाइम्स बनते हैं और कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एक्टिवेट होते हैं, एंड देन दे एक्ट ऑन देयर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट फॉर देयर डाइजेशन। जब लाइपेज ये लिपिड का डाइजेशन करवा देंगे, लिपिड को ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है, ये मूव कर जाएंगे इनटू आवर ब्लड और लिम्फ वेसल्स, ताकि ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो पाए। सेकेंड पार्ट इज लिस्ट टू important functions of finger-like projections present in the small intestine। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं विलाई। और इन विलाई का साथ में इसके प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स माइक्रोविलाई। विलाई और माइक्रोविलाई का मेन फंक्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है टू इंक्रीज द अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। ठीक है, अगर हमारा सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का इंक्रीज होगा, उसकी वजह से जो हमारा रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज होगा। सो these villi present in the small intestine are helpful for the increase of surface area for rapid absorption of the digested food। तो जो भी हमारा digested food है, जो absorb होता है through the walls of small intestine, वो फिर सारा absorbed food हमारा जाता है into the blood, and from blood it is transported to the whole body, and our whole body gets nutrition or nutrients through the digested food
Next question is list in tabular form 3 distinguishing features between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition क्या होती है? In which an organism make its own food, और heterotrophic nutrition होती है जहां पर जो organisms है वो अपना खुद food ना बना के किसी और organism से nutrients derive करते हैं. तो यही first point of difference हो जाएगा. Organism make their own food in case of autotrophic nutrition and they derive food from other organisms in case of heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition में CO2 and H2O are required for the preparation of raw materials. CO2 और H2O क्यों required होते हैं? क्योंकि ये जो food बनता है it is formed by the process of photosynthesis. और photosynthesis में हमें सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिक्वायरमेंट होता है along with sunlight. Heterotrophic nutrition में they depend on autotrophs for their food directly or indirectly. तो हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं इधर दूसरे हेट्रोट्रॉफ पर डिपेंड करते हैं फॉर न्यूट्रिशन या फिर दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफ्स होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियली नीडेड. यही जो हमने अभी फोटोसिंथेसिस में पॉइंट डिस्कस किया था कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल और सनलाइट भी इंपॉर्टेंट होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में. Whereas heterotrophic nutrition में chlorophyll और sunlight are not needed. So these were the 3 points of difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. अब अगर आपका question आए you have to write 3 or 4 points of difference between autotrophs and heterotrophs. तो उसमें हम organism के बारे में लिखेंगे along with examples. Autotrophs में आ जाएंगे हमारे green plants और heterotrophs में आ जाएंगे any other organism. Next question is what is translocation? Why it is essential for plants? ट्रांसलोकेशन क्या होता है? अब हमने प्लांट्स में 2 टाइप के वैस्कुलर टिश्यूज पढ़े हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम हमारा ट्रांसपोर्टेशन कराता है वाटर और मिनरल्स का, वेयरएज फ्लोएम हमारा ट्रांसपोर्टेशन कराता है फूड का. जाइलम का जो फ्लो है इट इज यूनिडायरेक्शनल, वेयरएज फ्लोएम का फ्लो इज बाय डायरेक्शनल. बाय डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि अगर हम एक प्लांट को कंसिडर करें, उसकी लीव्स को कंसिडर करें, तो जो हमारा फूड है वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है? फूड हमारा प्रिपेयर होता है लीफ में. तो लेट्स सपोज हमने ये एक लीफ कंसिडर करी, यहाँ पर हमारे प्लांट का फूड बन रहा है. तो यहाँ पर जो फूड बन रहा है उसकी रिक्वायरमेंट प्लांट के ऊपर वाले पार्ट में भी है, उस लीफ के नीचे वाले पार्ट में भी है. तो इन शॉर्ट जहां पर जिस लीफ में फूड बन रहा होगा उस लेवल से ऊपर भी फूड का रिक्वायरमेंट है, उस लेवल से नीचे भी फूड का रिक्वायरमेंट है. दिस इज द रीजन वाई फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इट इज बाय डायरेक्शन. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो लीफ से जब हमारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. और ये ट्रांसलोकेशन हमारे प्लांट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ट्रांसलोकेशन इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स क्योंकि ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है. और अगर हमारे प्लांट को, हमारी प्लांट बॉडी को, एक एक प्लांट के पार्ट को फूड नहीं मिलेगा which is prepared by the leaves, so the plant cannot survive without food for long. और यही फूड इंपॉर्टेंट है हमारी प्लांट बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट पार्ट इज वेयर डू द सब्सटेंसेस इन प्लांट्स रीच एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन. तो जो भी हमारे सब्सटेंसेस प्लांट में होते हैं या प्लांट की लीफ में जो फूड बन रहा है वो फूड लीफ से ट्रांसलोकेट होके हमारे प्लांट बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक जाता है. जब दूसरे टिश्यूज तक जाता है जैसे फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स, स्टेम, जितना भी हमारे प्लांट बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं लीफ से, उन सब पार्ट्स में, उन सब टिश्यूज में हमारा फूड ट्रांसलोकेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ. अब हमें पता है हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, मेनली आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें इन 3 ब्लड वेसल्स को डिफाइन करना होगा. हमारी आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. अब इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टरीज और वेन्स को हम इस चीज से डिफाइन नहीं करते कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है या वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है. हम इस चीज से उसको डिफाइन करते हैं कि वो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है या हार्ट के पास ब्लड को ला रही है. So arteries are the blood vessels which carry blood away from the heart, whereas veins are the blood vessels which carry blood towards the heart. ठीक है.
सेकेंड पॉइंट होगा आर्टरीज यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, और वेन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक एक्सेप्शन है इनका, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। यूजुअली आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स के केस में पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन बिकॉज इट इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आर्टरीज और वेन्स तो सबको पता है। एक प्रॉब्लम आती है व्हेन इट कम्स टू कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती है हमारी, जब भी कोई हमारी मेन आर्टरी या हमारी कोई मेन वेन आगे जाके डिवाइड करती है, डिविजन को हम बोलते हैं इधर आर्टेरियोल्स या फिर वेन्यूल्स। आर्टेरियोल्स जब आर्टरीज डिवाइड करेंगे इनटू थिन सेक्शंस, और वेन्यूल्स बोलेंगे जब हमारी वेन्स डिवाइड करेंगे इनटू थिन सेक्शंस। तो ये आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स जब कंबाइन करती हैं, दे फॉर्म ब्लड वेसल्स नोन एज कैपिलरीज। कैपिलरीज हमारी बहुत ज्यादा थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, और इनके थ्रू क्या चीज ट्रैवल करती है, दे यूजुअली कैरी न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, या हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हो गई। ये कैपिलरीज ही हेल्प करती है इन सबका डिफ्यूजन करवाना थ्रू द टिश्यूज एंड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज state the reasons for the following. Rings of cartilage are present in the trachea. अब हमें पता है कि जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप के थ्रू ऐसे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? टू प्रिवेंट आवर ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये इसका मेन रीजन होता है, प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, या फिर उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, उनको एक पोजीशन पर होल्ड करने के लिए ये कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है अराउंड ट्रैकिया और विंड पाइप। सेकेंड पार्ट है प्लांट्स लुक ग्रीन इन कलर। ग्रीन क्यों होते हैं? सिंपली बिकॉज उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। उसकी वजह से प्लांट्स अपीयर ग्रीन इन। सेकेंड पार्ट इज राइट अदर नेम्स फॉर द फॉलोइंग। एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एयर सैक्स भी बोल सकते हैं या फिर एल्वियोलाई। ठीक है। नेक्स्ट इज वॉइस। वॉइस बॉक्स को हम बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है। अब इस चीज में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ट्रैकिया होती है हमारी विंड पाइप, लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स, फेरिंग्स होता है हमारा कॉमन पैसेज ऑफ आर फूड पाइप विच इज ईसोफेगस एंड आर विंड पाइप विच इज ट्रैकिया। तो ये चीज में यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। सो आई होप अब समझ आ गया होगा। ट्रैकिया इज विंड पाइप, लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है, एंड फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज जहां पर विंड पाइप और हमारी फूड पाइप मीट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलोड ड्यूरिंग जर्नी ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, हमें हार्ट की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट तक आता है, हार्ट में उस ब्लड की क्या जर्नी होती है और कैसे वो हार्ट से निकल के हमारी पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो है वो लंग्स से हार्ट में एंटर करता है थ्रू कौन सा ब्लड वेसल? थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से हार्ट में ट्रेवल करता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट के भी कौन से चेंबर में? लेफ्ट एट्रियम। एक हार्ट का स्कीमेटिक बहुत सिंपल सा यहाँ पे मैं डायग्राम बना रही हूँ विद उसके 4 चेंबर्स। तो ये हमने ले लिया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड मेरा सबसे पहले एंटर करेगा इनटू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा मेरा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टू ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू अ ब्लड वेसल कॉल्ड आयोटा। आयोटा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा मेरा ब्लड जाएगा इनटू द बॉडी। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में सबसे पहले ब्लड आया, तो लेफ्ट ऑरिकल हमारा रिलैक्स करेगा व्हाइल कलेक्टिंग ब्लड। फर्स्टली इट रिलैक्सेस व्हाइल कलेक्टिंग ब्लड। सेकेंडली लेफ्ट एट्रियम मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी मेरा जब ब्लड को रिसीव करेगा उस टाइम पे ये रिलैक्स्ड होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग द ब्लड
to the aorta to be transported to all the parts of the body. Next question says, why is there a difference in the rate of breathing between aquatic organisms and terrestrial organisms? तो जो aquatic organisms होते हैं हमारे aquatic organisms का rate of breathing बहुत ज़्यादा high होता है as compared to terrestrial organisms. ये डिफरेंस पर्टिकुलरली इस वजह से आता है क्योंकि हम अगर अपने एनवायरनमेंट में देखें, एयर में देखें, तो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू वाटर. वाटर में जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा इट इज वेरी लेस. तो हमारे aquatic organisms को जैसे फिशेस हो गए, ये इन सबको ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग या हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन रखना पड़ता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एक टाइम पे acquire कर सके. Second part is draw a diagram of human respiratory system and label pharynx, trachea, lungs, diaphragm and alveolar sacs. अब जब भी हमारा कोई डायग्राम आएगा, चाहे वो एलिमेंट्री कनाल का हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो, या फिर हार्ट का हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम, XYZ, इस चैप्टर में कोई भी डायग्राम हो, चाहे वो इतनी ही चीजें क्यों ना मेंशन करे, चाहे वो 2 चीजें ही मेंशन करने को क्यों ना बोले, आपको उस डायग्राम में सारी चीजें मेंशन करनी है जितनी चीजें एनसीईआरटी में है. लेट्स से फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में उन्होंने हमें बोला होता कि आपको सिर्फ लंग्स और ट्रैकिया को मेंशन करना है. तो आप सिर्फ लंग्स और ट्रैकिया को मेंशन नहीं करोगे, यू विल मेंशन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. साथ में व्हाट यू कैन डू इज आप ट्रैकिया और लंग्स को हाईलाइट कर सकते हो कि यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे सेकंड या ए और बी लिख दिया कि ये मेन चीज आपने पूछी थी इस क्वेश्चन में. बट अगर कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन आए, कोई भी डायग्राम आपको बनाना हो, यू विल मेंशन ऑल द पार्ट्स, यू विल लेबल ऑल द पार्ट्स क्लियरली जितने भी एनसीईआरटी में गिवन. This was a tip for this chapter. The next question is name the organs that form the excretory system in human beings. तो हमें सबसे पहले organs mention करने हैं, कौन कौन से involved होते हैं in forming the excretory system of human beings. तो सबसे पहले आएगी हमारी 2 kidneys, जो main excretory organ होता है हमारे excretory system का. उसके बाद there are 2 ureters, या फिर हमको इस one pair of kidneys या one pair of ureters भी बोल सकते हैं. Then there is one urinary bladder and the last one is one urethra. ये सारे हमारे organs, ये सारे components होते हैं हमारे excretory system. So this was the last question of the chapter life processes. Now let's begin with the questions of chapter number 7, control and coordination. The first question is, why is chemical communication better than electrical impulses as a means of communication in multicellular organisms? अब electrical impulses जो हमारी travel होती हैं, they form a part of the nervous system, whereas जो हमारा chemical communication होता है in our body, that is through hormones, और they come under our endocrine system. ठीक है. Now they are asking us कि हमारे ये जो hormones के through communication होता है in our body, why is this communication better than the communication which is done by nervous system, या nervous system के components जो होते हैं like neurons etc, उनके through communication hormones का better क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे nervous system के components है जैसे neurons etc, ऑल्दो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स बहुत abundantly प्रेजेंट हैं, लेकिन स्टिल न्यूरॉन्स हमारी हर एक बॉडी पार्ट को कवर नहीं करते. दे कैन नॉट रीच ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, या दे कैन नॉट रीच ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ आवर बॉडी. इसीलिए हॉर्मोन्स जो कम्युनिकेशन करते हैं उनको केमिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, दैट इज बेटर. क्योंकि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स हमारे या तो डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं या फिर दे आर डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड. तो ब्लड हमारा हर बॉडी पार्ट में जाता है, इसीलिए हॉर्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, हॉर्मोन्स जो ट्रैवल करते हैं थ्रू आवर ब्लड या थ्रू डक्ट्स, थ्रू द ग्लैंड्स, उनका कम्युनिकेशन बेटर होता है. ये इसका मेन पॉइंट है कि सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूसली जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन का स्पीड होती है, दैट इज ऑल्सो लेस देन द ट्रांसमिशन ऑफ हॉर्मोन्स या द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Next question is, name the parts A to E in the following diagram. This is a diagram of a reflex arc.
इस चैप्टर में ये रिफ्लेक्स आर्क जो है उसके बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इन दिस चैप्टर, और रिफ्लेक्स आर्क in itself is a very important topic for this chapter. So let's name the parts A to E. A part यहाँ पे क्या है? A part is the receptor जो stimulus receive करेगा. B part is our sensory neuron, क्योंकि ये impulse को लेके जा रहा है towards the spinal cord, इसलिए ये होगा हमारा sensory neuron. C part is our spinal cord, which is a part of our central nervous system. D part is रिले न्यूरॉन जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, एंड लास्ट पार्ट विच इज टेकिंग सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द रिसेप्टर आर मोटर न्यूरॉन. These were all the parts. Next point says, or next part says, what is the term given to the sequence of events occurring? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकर होते हैं हमारे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. Next question is, trace the sequence of events which occur when a bright light is focused on your eye. अब ये भी एक रिफ्लेक्स आर्क का ही क्वेश्चन है कि हमारी जो लाइट, अगर हम हमारी आईज में हमने लाइट को परसीव किया, तो उस लाइट का या वो सिग्नल हमारे कैसे ट्रैवल करेंगे हमको स्टिमुलस देने के लिए. तो जब भी हम हमारी या कोई भी ब्राइट लाइट होती है विच इज फोकस्ड ऑन आवर आईज, स्टिमुलस या सिग्नल सबसे पहले जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन हमारा वापस से रिवर्ट बैक करता है विद द मैसेज टू द थ्रू द मोटर न्यूरॉन विच कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल. प्यूपिल हमारा छोटा हो जाता है व्हेन वी सी सम ब्राइट लाइट. तो हमारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होंगी? सबसे पहले रिसेप्टर विच इज आवर आई. रिसेप्टर से हमारा सिग्नल जाएगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन टू द ब्रेन. ब्रेन से सिग्नल जाएगा टू द मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन हमारा सिग्नल देगा आई मसल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल, और रिजल्ट हमें मिलेगा प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन. These are all the series of events which occur when we see or when bright light is focused on our eyes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रोपिज्म. अब ये ट्रोपिज्म वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ऐसे डायरेक्ट ट्रोपिज्म का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट होते हैं हमारे प्लांट्स में, जैसे फोटोट्रोपिज्म, अभी आगे मैं इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगी. जितने भी टाइप के मूवमेंट्स होते हैं वो आ सकते हैं इंडिविजुअली भी, या फिर फुल फ्लेजेड 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है अबाउट व्हाट इज ट्रोपिज्म एंड डिफाइन डिफरेंट मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ट्रोपिज्म होता क्या है. तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. अगर हम किसी प्लांट को एक स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी और फिजिकल कॉन्टैक्ट और वाटर, केमिकल और लाइट, ये सब जो डिफरेंट स्टिमुलस हैं, प्लांट का मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम दैट स्टिमुलस इज नोन एज ट्रोपिज्म. डिफरेंट टाइप के ट्रोपिज्म हो सकते हैं. फर्स्ट वन बीइंग फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म एज द नेम सजेस्ट, टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट. तो हमारी जो प्लांट की शूट होती है, शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, मतलब वो शूट जो है हमारी लाइट के टूवर्ड्स ग्रो करती है, वेराज जो हमारी रूट होती है दैट वन इज नेगेटिव फोटोट्रोपिक. जहां पर लाइट होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रूट का ग्रोथ होगा. सेकेंड इज जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म इज मूवमेंट ड्यू टू द स्टिमुलस विच इज ग्रेविटी. तो हमारी शूट जो है वो नेगेटिवली जियोट्रोपिक होगी, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट शूट हमारी ग्रो करती है, वेराज जो हमारी रूट होती है दैट इज पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, क्योंकि वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स ग्रो करती है. नेक्स्ट वन इज थिग्मोट्रोपिज्म. अब थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? अगर हम प्लांट को कोई स्टिमुलस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में हम लाते हैं प्लांट को, तो प्लांट के ऑर्गन का या प्लांट के किसी पार्ट का मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलस इज थिग्मोट्रोपिज्म. आपने कई बार देखा होगा जो भी हमारे वीक स्टेम्ड प्लांट्स होते हैं या टेंड्रिल्स होते हैं, वो यूजुअली ग्रो करते हैं अराउंड अ सॉलिड सपोर्ट, जैसे कोई रॉड हो गई या कोई वुडन बैम्बू स्टिक हो गई, उसके थ्रू उसके अराउंड ग्रो करते हैं, टेंड्रिल्स उसके अराउंड ग्रो करते हैं.
तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। तो हमारी जो टेंड्रिल्स हो गई, टेंड्रिल्स शो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। फोर्थ वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म, growth of plant in response to water is called as hydrotropism। तो जो हमारी रूट्स होती हैं दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक क्योंकि वो टूवर्ड्स द वाटर ग्रो करती हैं, whereas शूट आर नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक। लास्ट वन इज कीमोट्रोपिज्म, केमिकल स्टिमुलस के थ्रू रिस्पॉन्स करना या केमिकल स्टिमुलस की वजह से प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसको हम कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। या फिर केमिकल स्टिमुलस अगर किसी प्लांट को रिसीव होगा, उस केमिकल स्टिमुलस की वजह से जो ग्रोथ होगी प्लांट में, दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स होते क्या। प्लांट हार्मोन्स हमारे ऐसे केमिकल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इट्स रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जितने भी प्लांट्स की ग्रोथ होती है, उनका डेवलपमेंट होता है या कोई भी वो स्टिमुलस के थ्रू रिस्पॉन्स करते हैं टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, ये सारी चीजें आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस। उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स या फिर प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स को ही हम फाइटो हॉर्मोन्स बोलते हैं। और प्लांट के अंदर या इन एनिमल्स फॉर दैट एग्जाम्पल, जो भी जितने भी हमारे प्लांट हॉर्मोन्स या एनिमल हॉर्मोन्स होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन वेरी माइन्यूट अमाउंट्स, बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में वो रिलीज होते हैं। अब हमारे जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, ईदर दे कैन बी रेगुलेटरी या फिर दे कैन बी इनहिबिटरी। तो अब हमने इस चैप्टर में 4 प्लांट हॉर्मोन्स पढ़े हैं, ऑक्सिन्स, गिबरलिंस या गिबरलिक एसिड, साइटोकाइनेंस और एब्सिसिक एसिड। अब यहाँ पे जो एब्सिसिक एसिड होता है, इट इज द ओनली फाइटो हार्मोन जो इनहिबिटरी होता है, सारी चीजों को ये इनहिबिट करता है, सीड डोरमेंसी लाता है एक्सेट्रा। जबकि जो बाकी 3 होते हैं, ऑक्सिन, गिबरलिक एसिड और साइटोकाइनिन, ये सारे हमारे रेगुलेटरी हॉर्मोन्स होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ग्रोथ ऑफ स्टेम। हमारी स्टेम की ग्रोथ कौन कराता है? स्टेम की ग्रोथ कराता है हमारा गिबरलिन या गिबरलिक एसिड, हमारा स्टेम की ग्रोथ कराता है। प्रमोशन ऑफ सेल डिविजन, सेल डिविजन के अंदर एक चीज आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वर्ड साइटोकाइनिन, तो सेल डिविजन का प्रमोशन करता है साइटोकाइनिन्स। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, इनहिबिटरी हार्मोन एब्सिसिक एसिड। इलोंगेशन ऑफ सेल्स, ऑक्सिन। ऑक्सिन हमारा रिलीज होता है फ्रॉम द टिप्स ऑफ शूट एंड रूट्स, वहां पर सिंथेसाइज होता है, तो सेल का इलोंगेशन कराता है हमारा ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। थायराइड से हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जिसको बीएमआर कहते हैं, वो चीज मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट वन इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन्स, ये सिक्रीट होता है। ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है इन द इलोंगेशन ऑफ बोन्स एंड अदर ऑर्गन्स प्रॉपर। अगर ये ग्रोथ हार्मोन हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है तो बॉडी में एक डिसऑर्डर हो जाता है विच इज कॉल्ड जाइजेंटिज्म। वेराज अगर ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम हो या सही से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट ना हो रहा हो, तब भी एक डिसीज हो जाती है, एक डिसऑर्डर हो जाता है विच इज कॉल्ड डॉर्फिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो बॉडी बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है, और डॉर्फिज्म में अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हुआ एडिक्वेट अमाउंट, तो बॉडी का जो ग्रोथ है, जो हमारे बोन्स का ग्रोथ है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, इसलिए बॉडी छोटी रह जाती है। लास्ट पार्ट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज इंसुलिन। अलोंग विद इंसुलिन ये एक और हार्मोन रिलीज करता है, एक और हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज कॉल्ड ग्लूकागॉन। अब हमने इंसुलिन के बारे में सुना है, ग्लूकागॉन के बारे में ज्यादा नहीं सुना।
लेकिन ये दोनों हॉर्मोन्स एक साथ ही हमारे शुगर का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। मतलब ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। इंसुलिन लेवल क्या करता है? हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करता है कि अगर हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर हुआ तो इंसुलिन शुगर को ब्लड से लेकर सेल्स के अंदर तक ट्रांसपोर्ट करवाता है, सेल्स के अंदर उसको ले जाता है। लेकिन यहाँ पर तो केस हुआ कि ब्लड शुगर लेवल हाई है। अगर ब्लड शुगर लेवल लो हुआ, अगर हमारे ब्लड में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शुगर ना प्रेजेंट हुई हमें एनर्जी देने के लिए, तो उस चीज में काम आता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इंक्रीज करवाता है हमारा ब्लड शुगर लेवल। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो दोनों साथ में मिलके काम करते हैं टू मेंटेन आवर ब्लड शुगर लेवल। Why is the use of iodized salt advisable? Name the disease caused due to deficiency of iodine in diet. अब हमें कई बार बोला जाता है कि जो हम घर पे या खाने में नमक खाते हैं उसके अंदर आयोडीन होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आयोडीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि एक थायराइड हार्मोन होता है थायरोक्सिन। ये थायराइड हार्मोन, इस थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए आयोडीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में नहीं बनेगा या हमारी बॉडी में आयोडीन अगर नहीं होगा तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज हो सकती है विच इज कॉल्ड गोइटर। गोइटर में क्या होता है? जो भी डिजीज्ड पर्सन होता है उसका नेक बहुत ज्यादा स्वेल अप कर जाता है, बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाता है। तो नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। गोइटर। फर्स्ट पार्ट, स्टेट इट्स वन सिम्टम। एक सिम्टम होता है, सबसे मेन सिम्टम होता है गोइटर का स्वेलिंग अप ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारा नेक जो है स्वेल अप हो जाता है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और अगर थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो गया तो हमें बाहर से कैसा दिखेगा? लाइक अ स्वोलन नेक। हमारी नेक जो है स्वेल अप हो जाती है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ thyroid gland. So this was the last question of the chapter control and coordination. Next comes chapter number 8, reproduction. रिप्रोडक्शन चैप्टर ऑल्दो सिर्फ 6 मार्क्स का है, लेकिन इसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, एक 5 मार्कर क्वेश्चन जरूर आएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Question says a student is viewing under a microscope a permanent slide showing various stages of asexual reproduction by budding in yeast. Draw diagram of what he observes in proper sequence. अब ये जो हमारे 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में से, या कोई भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर लॉन्ग आंसर का भी एक पार्ट आ सकता है. डायग्राम्स का यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आते हैं. तो यहाँ पे यीस्ट की बडिंग का हम डायग्राम बना लेते हैं. सबसे पहले एक ये यीस्ट सेल होगा, ये इसका वैक्यूल होगा, साथ में ये इसका न्यूक्लियस. तो ये चीजें हमें प्रॉपरली मार्क करनी पड़ेंगी कि ये हमारा है यीस्ट का न्यूक्लियस, ठीक है, ये है हमारा वैक्यूल और ये है हमारा यीस्ट सेल. ये पूरा हो गया हमारा यीस्ट सेल. सेकेंड स्टेज में क्या होगा? सेकेंड स्टेज में एक बड अपीयर होने लगेगी विद अ कॉन्स्ट्रिक्शन. ये बड अपीयर होगी, साथ में हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा इनटू 2. तो ये है हमारा डेवलपिंग बड, ठीक है. अगेन इसको हम मार्क करेंगे, ये है हमारा न्यूक्लियस, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं? डॉटर न्यूक्लियर. ये दोनों है हमारे डॉटर न्यूक्लियर. आगे जब ये डिवाइड करेगा तो एक बड के अंदर एक वैक्यूल के साथ एक न्यूक्लियस चला जाएगा और इसमें वैक्यूल के साथ यहाँ ये वाला न्यूक्लियस आएगा. फर्दर आगे जाके ये डिवाइड कर देंगे, ये बड्स बन जाएंगी, साथ में हमारा ये पेरेंट यीस्ट रहेगा, ये वैक्यूल, ये न्यूक्लियस. फर्दर जाके ये बड्स जो हैं आगे आगे करके ऐसे डिवाइड होती रहेंगी और एक पॉइंट के बाद जाके ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएंगी, फॉर्मिंग एक तो हो गया हमारा पेरेंट यीस्ट. ये हो गया हमारा पेरेंट यीस्ट, साथ में बन जाएगा हमारे पास एक डॉटर यीस्ट. तो ये हो जाएगा हमारा डॉटर यीस्ट सेल, ठीक है. ये है हमारी बडिंग इन यीस्ट
और इसमें हमको सारी चीजें मेंशन करनी है कि ये हमारी डेवलपिंग बर्ड है, यहाँ पे जाके हमारी ये न्यू बर्ड वाली स्टेज बन रही है, ये जो हमारी चेन है ये है हमारी चेन ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से ड्रॉ इन सीक्वेंस शोइंग द 4 stages द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा। अब अमीबा पे हमें पता है द सोल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स डायरेक्टली इनटू 2 इक्वल साइज्ड डॉटर ऑर्गेनिजम्स, और उन 2 डॉटर सेल्स में हमारे पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम अमीबा बनाएंगे, अमीबा के अंदर होगा हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा एक फुली ग्रोन अमीबा का सेल। जब ये डिवाइड करने लगेगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना शुरू कर, यहाँ पे एक फरोसी फॉर्म होने लगेगी और न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद जाके सेल डिवीजन होने से पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होने से पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, बाद में जाके हमारा एक बीच में कंस्ट्रिक्शन सी फॉर्म होगी, ये हमारा एक सेल कंस्ट्रिक्शन है जो पिंच इन होगी और 2 अमीबा हमारे डिवाइड फर्दर जाके ये पेरेंट अमीबा डिवाइड कर जाएंगे इनटू 2 डॉटर अमीबा, ये हो जाएंगे हमारे डॉटर सेल्स। ये चीज जो है ये हम इसको बोलते हैं सेल कॉन्स्ट्रिक्शन, ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स। यहाँ पे मेंशन करके लिखेंगे न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 प्लस या न्यूक्लियस डिवीजन। ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 differences between binary fission and multiple fission in a tabular। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों एक टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो सिर्फ 2 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड करता है और फर्दर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, जबकि मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट न्यूक्लियस मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड करता है विच इज सराउंडेड बाय अ सिंगल साइटोप्लाज्म। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि बाइनरी फिजन में कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं फॉर्म होती अराउंड द ऑर्गेनिज्म और अराउंड द सेपरेट डॉटर न्यूक्लियाई, जबकि मल्टीपल फिजन में एक प्रोटेक्टिव सिस्ट फॉर्म होता है अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन इज अमीबा, दिस अमीबा डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन, रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, जबकि मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम reproduces by multiple fission। Next is describe reproduction by spores in rhizopus। अब rhizopus को हम पता है कॉमन नेम होता है इसका ब्रेड मोल्ड, एंड इट इज अ टाइप ऑफ यीस्ट, सॉरी इट इज अ टाइप ऑफ फंगस जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, या इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसका कोई भी क्वेश्चन है इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। तो डायग्राम हम इसका देख लेते हैं। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसमें जिसको हम हाइफा बोलते हैं। हाइफा के ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम, ये होता है स्पोरेंजियम जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है कॉल्ड हाइफे। ठीक है, इनके नीचे भी मल्टीपल ब्रांचिंग प्रेजेंट होती हैं, और जब इस स्पोर को या फिर हमारे ब्रेड मोल्ड को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये स्पोरेंजियम जो है इसका बर्स्ट ओपन हो जाता है टू रिलीज व्हाट वी कॉल स्पोर्स, कि ये जब स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाएगा अंडर फेवरेबल कंडीशंस ये रिलीज करेगा हमारे स्पोर्स। तब क्या प्रोसेस होता है इसके रिप्रोडक्शन का, सिंपल सा ये प्रोसेस है कि ये जो हमारे फंगल हाइफे हैं, हाइफे गिव राइज टू अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजियम। हाइफे के थ्रू ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अराइज करते हैं जिनको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर ही बहुत सारे स्पोर्स स्टोर्ड रहते हैं। अब ये स्पोर्स जो हैं इस स्पोरेंजियम के अंदर ही मच्योर होते रहते हैं
और जब इस स्ट्रक्चर को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जब एक मॉइस्ट क्लाइमेट, जब एक हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, उस टाइम पर ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम वुड बर्स्ट और हमारे ये जो स्पोर्स हैं सब जगह इन्वायरमेंट में डिस्पर्स हो जाएंगे। अब ये जो स्पोर्स हैं, दीज स्पोर्स कैन लैंड एनीवेयर, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे टू फॉर्म न्यू राइजोपल्स और न्यू ब्रेड वूड। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, ये स्पोर्स जो हैं दे आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। इनके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है विच इज अ वेरी टफ कोट जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, दे वुड गिव राइज टू अ न्यू hyphae and sporangium, or in shorter they would give rise to a new rhizopus। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस था हमारे स्पोर फॉर्मेशन का इन rhizopus। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्टेट्स टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। अब ये इस चैप्टर का बहुत ही, आप कह सकते हो, फेवरेट क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के आपको डेफिनेशन देनी है, साथ में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। या फिर ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि यू हैव टू डिफाइन और यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ। तो अभी इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के, जैसे शूट हो गई, स्टेम या फिर लीफ, ये सारी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। और इन वेजिटेटिव पार्ट्स से जिस न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होता है, इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, तो अगर वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते तब भी हम उसके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेकेंड पॉइंट ये है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा चीपर होता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स, बहुत ज्यादा इजी होता है और बहुत ज्यादा क्विक और रैपिड मेथड होता है प्रोपोगेशन का इन प्लांट्स, जिसमें से सीड्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। प्लांट्स जो है यूजुअली बहुत स्लोली ग्रो करते हैं और बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है टू डेवलप फ्लावर्स व्हेन दे आर ग्रोन विद सीड्स। अगर आप सीड को सॉइल में डालोगे, उसको जर्मिनेट करवाओगे टू प्रोड्यूस अ होल प्लांट, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन वही उसी प्लांट को अगर आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्रोपोगेट करने की कोशिश करोगे, तो इट वुड बी अ रैपिड एंड क्विकर प्रोसेस एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, क्लोन्स आर जेनेटिकली सिमिलर, तो अगर क्योंकि क्लोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, तो विद टाइम उस प्लांट का एवोल्यूशन नहीं होगा। देन देयर इज नो चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू बेटर वेराइटीज, क्योंकि उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है तो हम बेटर वेराइटीज डेवलप नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट इज जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू डिजीज। मतलब एक प्लांट है, उसके अंदर अगर डिजीज आ गई, इसी प्लांट को मैं वापस वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करवाऊंगी, तो इसका सारा जेनेटिक कंटेंट दूसरे प्लांट में जाएगा। तो अगर इसके जेनेटिक कंटेंट में कुछ डिजीज वाले जीन्स होंगे, वही डिजीज जीन्स दूसरे प्लांट में जाएंगे, अगेन इसका मैं प्रोपोगेशन कराऊंगी, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो विद दिस जो डिजीज जीन्स है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जिसकी वजह से द वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स आर मोर प्रोन टू डिजीज। नाउ कम्स द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे अभी मैंने लास्ट स्लाइड में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिस्कस करते हुए मैंने बताया था कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस आ सकता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ सकते हैं। तो ये वही क्वेश्चंस है और ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस है जो मैंने एक ही स्लाइड में अटैच किए, क्योंकि एज यू कैन सी बहुत ज्यादा रेपिटेटिव। सो रेपिटेटिव क्वेश्चंस है, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो इन क्वेश्चंस में जिनको हम आंसर में ऐड करेंगे वो सेम होगा। सो इन 3 क्वेश्चंस में से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लेट्स स्टार्ट विद दिस, डिफाइन रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हम सबको पता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड
by the existing species, कि हमारी कोई existing species है उसके अंदर ये biological process होगा to produce their progeny. Okay? और जितनी भी सारी species होती है हमारे यूनिवर्स में, जितनी भी सारी organisms हैं, they have to constantly struggle for survival. तो reproduction जो है, it is a very important biological process for the continuation of species. Organisms के या species के in general, species के survival के लिए ये reproduction का process बहुत ज़्यादा important है. Next come, how does it help in providing stability to the population of species? किसी भी stability, ये किसी भी species की population को stability कैसे provide करती है ये process of reproduction? तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो भी natural predators हैं, जितने भी सारे predators हैं nature के, they keep on removing large sections of the population in a particular species. आपने डार्विन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि बहुत सारे bugs हैं, अगर एक जगह पे उसके ऊपर किसी एलिफेंट ने फुट रख दिया तो ड्यू टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये सारे जो बग्स हैं वो मर जाते. एक साथ में बहुत ज्यादा लार्ज एरिया का, बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन का अगर से अगर उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, तो एक पॉइंट के बाद स्पीशीज शायद खत्म भी हो सकती है अगर दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. तो रिप्रोडक्शन इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू कर पाए, हमारी स्पीशीज सरवाइव कर पाए, और इसी वजह से ये हमारी पॉपुलेशन को एक टाइप ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट let's discuss the first question, the two types of reproduction. हमें दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन पता है, कौन सी? सेक्सुअल और एसेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें मल्टीपल पेरेंट्स या मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते. ये हो गया सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस हैं दे आर मोर, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर नो वेरिएशंस. इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यीस्ट और इन अमीबा एटसेट्रा. Which one of the two is responsible for bringing in more variation in its progeny? Variations की बात जहां भी आती है sexual reproduction. Sexual reproduction bring in more variation in its progeny. और जब ये वेरिएशन ओवर टाइम या जनरेशन टू जनरेशन ये वेरिएशन अक्यूमुलेट होती रहती है एक ऑर्गेनिज्म में, इट लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज और इट लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड राइट इट्स 2 एडवांटेजेस. तो हमारे क्या 4 स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्शन में? फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, हमें पता है कि गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ दीज गैमीट्स. सेकेंड स्टेप होगा ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट. मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल. तो मेल गैमीट का ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है टू द फीमेल गैमीट. थर्ड स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, एंड द लास्ट स्टेप वुड बी पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस. मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या चेंजेस होंगे, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होगा, दैट कम्स अंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस होंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इज variation. It brings in genetic variation among the progeny. और second important point है that it gives rise to individuals that are more adapted to the environment. जैसे हमने एक disadvantage पढ़ा था vegetative propagation में कि disease accumulate होती है उसमें, तो इस sexual reproduction से जो organisms produce होंगे they are more adapted to the environment and they can survive in the environment better as compared to the organisms produced by asexual reproduction. Define the term pollination. Differentiate between self-pollination and cross-pollination. What is the significance? तो सबसे पहले pollination क्या होता है? Pollination is the process जिसमें हमारे pollen grains transfer होते हैं anther से to the stigma. अब हमें structure पता है किसका? एक फ्लावर का.
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जिसमें ये क्या होता है, ये होता है हमारा कार्पेल, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स. ये होता है हमारा स्टेमन, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स. तो ये मेल का ये जो एंथर होता है, एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. इन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर ऑनटू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड pollination. Next comes the difference between self pollination and cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन होता है हमारा, अगर एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर का रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पोलन लैंड किया इसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, दिस वुड बी सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन होता है हमारा, एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पर अगर हमारा पोलन जाके लैंड करता है, वो होगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन. मतलब ये हमारा एक प्लांट है, एक फ्लावर है, इसी का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर अगर लैंड किया, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. और एक प्लांट का एक फ्लावर है, ये दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर है, इसका पोलन अगर इसके स्टिग्मा पर जाके लैंड किया, दिस वुड बी एग्जांपल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन में यही होता है कि पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या फिर डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. यही सेम प्लांट है, दो डिफरेंट फ्लावर्स है, इसका स्टेमन का एंथर इसके स्टिग्मा पर लैंड किया, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है. क्रॉस पॉलिनेशन में द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन अ डिफरेंट प्लांट. दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में ओनली वन प्लांट इज इन्वॉल्व, सिंगल प्लांट इन्वॉल्व होता है. क्रॉस पॉलिनेशन में टू प्लांट्स आर इन्वॉल्व. इट इज अ श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन, और इसमें पॉलिनेशन रेयरली फेल्स, क्योंकि अगर इसी प्लांट का एंथर इसी प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड करेगा तो जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो पॉलिनेशन इसमें यूजुअली इजीली हो जाता है. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ श्योर मेथड एंड पॉलिनेशन मे फेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कार्पेल, राइट द फंक्शन ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स. कार्पेल क्या होता है, कार्पेल होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारे प्लांट्स का, जिसको हम कार्पेल बोलते हैं. इट इज यूजुअली अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन, जो फ्लावर के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक इसमें स्टिग्मा होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, और नीचे होता है ओवरी, जिसके अंदर होते हैं हमारे ओव्यूल्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टिग्मा. स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है, ये सबसे टॉप पार्ट होता है कार्पेल का. इट इज स्टिकी, और ये रिसीव करता है पोलेंस को फ्रॉम द एंथर. फिर आता है हमारा स्टाइल. स्टाइल इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से, और ये स्टाइल के थ्रू ही, ये स्टाइल सर्व्स एज अ पैसेज फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. लास्टली लास्ट पार्ट होता है इसका ओवरी. ओवरी के अंदर हमारे ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स को ही हम बोलते हैं अपना फीमेल गैमीट ऑफ प्लांट्स. ठीक है, तो यही फीमेल गैमीट हमें हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन, और ओवरी इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दो क्वेश्चन साइमल्टेनियसली मैंने इस स्लाइड में लगाए हैं, बिकॉज ये पॉलिनेशन वाला क्वेश्चन भी इज अ, या जर्मिनेशन वाला क्वेश्चन भी इज अ रेपिटेटिव वन. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द पार्ट्स मार्क्ड ए इन द डायग्राम. ए पार्ट क्या है डायग्राम में, ए पार्ट इज नथिंग बट पोलन ग्रेन्स. डायग्राम में ए पार्ट इज पोलन ग्रेन्स. हाउ डज ए रीचेस द पार्ट बी. ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ए बी सी डी, सब कुछ ये डी है, ए बी सी डी सब लिख लेते हैं. क्या है, ए इज पोलन ग्रेन, बी है हमारा स्टिग्मा, सी इज पोलन ट्यूब, एंड डी इज ओवरी. ठीक है, ओवरी के अंदर होंगे हमारे ओव्यूल्स. और ये पर्टिकुलरली जो यहाँ पे डी है, डी हमारा ओवरी ना होके ओव्यूल्स होगा, जिसको हम फीमेल गैमीट भी कह सकते. ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन. नेम द पार्ट मार्क्ड ए, विच इज
pollen grains. Second part says how does A reaches part B by a process known as pollination. Pollination को हम define करेंगे बाद. Okay. Third part is state the importance of part C. Pollen tube का क्या importance है? Pollen tube is important because it helps in the transportation of male gamete from the stigma to the female gamete, which is ovule. Fourth part is what happens to the part marked D after fertilization is over. जब fertilization हो जाएगा हमारा, fertilization के बाद हमारे ovules they develop into seeds, whereas ovary जो है fertilization के बाद develop करते हैं into fruit. Second question है draw a diagram showing germination of pollen on stigma of a flower and mark the following: pollen grain, pollen tube, stigma, female germ cell. ये सारी चीजें इसमें मार्क्ड हैं और यही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है फॉर दिस पार्ट. पोलन ग्रेन है इसमें ए, पोलन ट्यूब है इसमें सी, स्टिग्मा बी एंड फीमेल germ cell is D marked in this diagram. State the significance of pollen tube. Again यही significance है pollen tube का कि pollen tube helps in the transport of pollen grain from the stigma to the ovule at the base of the carpel or pistil. Name the parts of the flower that develop after fertilization into seed or fruit. यहाँ पे ये बताया seed में develop करते हैं ovules और fruit में develop करता है ovule. Says name the parts A, B and C shown in the following diagram and state one function of each. तो A part हमारा क्या है? A part हमारा इसमें we can say stamen, but A part को particularly mention कर रखा है इन्होंने, तो we'll say A part is anther, which is a part of the male reproductive organ. हमारा B part होगा यहाँ पे style, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल या पिस्टल का पार्ट है स्टाइल. एंड सी इज नथिंग बट, और इनका सबका फंक्शन क्या होगा? एंथर का मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स. ये पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करवाता है जो बाद में जाके फर्टिलाइज होते हैं विद द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवरी. स्टाइल का फंक्शन होता है स्टाइल, ये हमने पहले भी पॉलिनेशन में डिस्कस किया था. स्टाइल प्रोवाइड्स द पाथ जिसके थ्रू पोलन ट्यूब ग्रो करती है और पोलन ट्यूब हमारी हेल्प करती है पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल्स तक पहुंचाने. ओवरी का फंक्शन होता है ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स. ओव्यूल्स जो है हमारे आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप करते हैं. ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Why are these located outside the abdominal cavity? Second part, who is responsible for bringing about changes in appearance seen at the time during puberty? तो हमारे 3 पार्ट में एक क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा टेस्टिस के 2 मेन फंक्शन होते हैं. सबसे पहला है ये स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है. दूसरा इट प्रोड्यूसेस अ मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन. सेकेंड पार्ट इज टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन के बाहर क्यों लोकेटेड होती है? टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्योंकि जो स्पर्म्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए बॉडी को एक लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. थर्ड पार्ट इज व्हाट is responsible for bringing about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. It is the male hormone testosterone which is responsible for bringing changes at the time of puberty in boys. Next question says identify the given diagram, name the parts 1 to 5. इस diagram में parts 1 to 5 क्या है? Part 1 is oviduct और fallopian tube. Part 2 is ovary जो female gamete produce करती है, egg produce करती है. Part 3 is uterus जहाँ पे egg जब fertilize होता है उसका implantation होता है. Fourth is cervix which is the opening of the vagina. और fifth है the vagina itself. ठीक है. Next part is what is contraception? List the advantages of adopting contraceptive. Contraception क्या होता है? Contraception एक ऐसा मेथड होता है जिससे फीमेल इनहिबिट्स फर्टिलाइजेशन एंड हेंस प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी. कॉन्ट्रासेप्शन के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो पीपल जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उसको अवेयर बनाता है अबाउट फैमिली प्लानिंग. इट एजुकेट्स पीपल अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड हाउ टू avoid STDs. It helps a female to space children. And lastly, it reduces the risk of unwanted pregnancies.
Next part says, अच्छा, okay, ये next question. This is the first question. This is the second one. Draw a diagram of human female reproductive system and label the parts which produces an egg. Ovaries produce an egg where fertilization takes place. Fertilization takes place in the oviducts or fallopian tube. इस वाले पार्ट में यही हमारा डायग्राम आएगा, मेंशनिंग ऑल द पार्ट्स, और इसमें आपको पर्टिकुलरली किस चीज को डिफरेंसली मार्क करना है, ओविडक्ट को एंड ओवरी को. List two bacterial diseases which are transmitted sexually. Now, sexually transmitted diseases दो टाइप्स की हो सकती हैं, बैक्टीरियल और वायरल. के बैक्टीरियल डिजीज में आ जाता है गोनोरिया एंड सिफिलिस, और वायरल डिजीज में आ जाते हैं वॉट्स एंड एड्स. Next is, what are contraceptive devices? Give two reasons for adopting contraceptive devices in human. ऐसे devices which prevent contraception are called contraceptive devices. Two reasons क्या हो सकते हैं? Why do we use contraceptive? First, to prevent STDs, and second, to prevent unwanted pregnancies. Next question is, state the changes that take place in the uterus when implantation of embryo has occurred. जब यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स बिकमिंग थिक. इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस थिकन्स. ये जब थिक हो जाती है, द इनर लाइनिंग इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ताकि जो हमारा एम्ब्रियो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाए मदर से. नेक्स्ट इज changes when female gamete or egg is not fertilized. जब ये egg fertilize नहीं होता, it lives for about 1 day in the female body. अब जो हमारी body में uterus की thickening थी, it is not required, तो ये degenerate होने लगती है and it slowly break down and comes out through the vagina in the form of blood and mucus. ये जो blood और mucus release होता है vagina से, उसी process को हम बोलते हैं menstruation. And this process of menstruation lasts for about 2 to 8 days in female mammals, और every 28 days बाद ये cycle repeat होती है, because menstruation is a cyclic process. इसी reason से हम इसको menstrual cycle भी बोलते हैं. Next is, list 3 techniques that have been developed to prevent pregnancy. अब ये प्रिवेंट प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रासेप्टिव एक ही क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है. ये आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स या व्हाट आर द टेक्निक्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. कॉन्ट्रासेप्शन की हमारी 3 बेसिक टेक्निक्स होती हैं, 3 आप ये कह सकते हो कि मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज मैकेनिकल मेथड, सेकेंड इज केमिकल मेथड, एंड द थर्ड सर्जिकल मेथड. मैकेनिकल मेथड में हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं लाइक condoms, diaphragms, and IUDs. Chemical methods include oral contraceptive pills and spermicides. Surgical method includes vasectomy and tubectomy. In sub techniques में से which one is not meant for males? The chemical methods, which includes oral contraceptives and spermicide, this one is not meant for male part. अब इन सब टेक्निक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? The basic principle for mechanical method is it doesn't allow the meeting of sperm and ova. Chemical method का underlying principle है it creates a hormonal imbalance in the body, जिसकी वजह से either egg जो है वो release नहीं होता या फिर release होने के बाद it doesn't stay in the uterus for long. Lastly, surgical method का principle है it prevents the release of gametes. कैसे प्रिवेंट करेगी? वैसेक्टोमी में वास डेफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स रिलीज नहीं होते, और ट्यूबेक्टोमी में ओविडक्ट को इन फीमेल कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि हमारा जो एग है वो यूट्रस में रिलीज ना हो. So vasectomy is for males and tubectomy is for females. Next is, list 4 points of significance of reproductive health in a society. Name any 2 areas related to reproductive health which have improved over the past 50 years.
तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है सोसाइटी में? इट एजुकेट्स पीपल हाउ टू प्रिवेंट एसटीडीज. इट इज एडवांटेजियस फॉर स्मॉल फैमिली, जो हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं उसके लिए एडवांटेजियस है. It helps in reducing the mortality rate among newborns and it reduces the cases of maternal mortality while giving birth. और कौन से ऐसे areas हैं which have improved in our country? It is family planning or the number of cases of sexually transmitted disease. Now let's start with chapter number 7. अब आपके इस चैप्टर में से एवोल्यूशन कट चुका है. हेरिडिटी only is of 7 marks. The first question says a green stemmed rose plant is denoted by capital G, capital G. A brown stemmed rose plant is denoted by small g, small g. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रीन phenotypic कैरेक्टर है इट इज डोमिनेंट, और जो हमारा ब्राउन स्टेम का phenotypic कैरेक्टर है दैट इज रिसेसिव. और इसको हम डिनोट करते हैं, ग्रीन को कैपिटल जी से और ब्राउन को डिनोट करते हैं स्मॉल जी, स्मॉल जी. These are allowed to undergo a cross with each other. अब undergo a cross है तो हमें क्रॉस भी ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा. तो कैपिटल जी इज क्रॉस्ड विद स्मॉल जी, स्मॉल जी. ये हो गए हमारे पेरेंट्स. जब इनको हम क्रॉस करवाएंगे तो ये फॉर्म करेंगे गैमीट्स कैपिटल जी, और ये फॉर्म करेगा गैमीट स्मॉल. तो ये हो जाएंगे हमारे गैमीट्स की फॉर्मेशन. अब हमें कराना है इसका फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? कैपिटल जी, स्मॉल. प्रोसेस है हमारा फर्टिलाइजेशन का. और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें मिलेगा F1 प्रोजेनी. F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप होगा कैपिटल जी, स्मॉल जी, और इसका फिनोटाइप होगा ग्रीन स्टेम्ड, क्योंकि हमारा कैपिटल जी वाला कैरेक्टर है, ग्रीन कैरेक्टर जो है डोमिनेंट. तो ग्रीन या डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में स्मॉल जी या रिसेसिव जीन अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा. ये हो गया हमारा क्रॉस. Now the first part says color of the stem in F1 progeny. The color of the stem in the F1 progeny would be green. Percentage of brown stemmed plants in F2 progeny if F1 plants are self-pollinated. अब इनका हम self pollination करवाएंगे F1 progeny का. तो यहाँ पे है कैपिटल जी, स्मॉल जी, इनका क्रॉस कराएंगे कैपिटल जी, स्मॉल जी. यही सेल्फिंग ऑफ F1 progeny. ये भी गैमीट्स फॉर्म करेगा कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी. अब इसका फर्टिलाइजेशन के लिए हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर. यहाँ पे हो गए हमारे मेल के फीमेल के गैमेट्स, यहाँ होंगे हमारे मेल. कैपिटल स्मॉल जी, कैपिटल जी, स्मॉल. अब इनका क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ आएगा कैपिटल जी, यहाँ पे ये होगी हमारी कैपिटल जी, स्मॉल जी, ये भी होगी हमारी ग्रीन स्टेम. कैपिटल जी, स्मॉल जी, अगेन ग्रीन स्टेम, और स्मॉल जी, ये होगी हमारी ब्राउन स्टेम. यहाँ पे हमें ये मिलेगी इसमें से अगर F2 प्रोजेनी का हम फिनोटाइप रेशो निकालें, फिनोटिपिक रेशो निकालें, फिनोटिपिक रेशो होगा ग्रीन इस टू ब्राउन का रेशो है यहाँ पर. ग्रीन कितने हैं? 1 2 3, 3:1, और फिनोटिपिक रेशो होगा कैपिटल जी रेशो कैपिटल जी, स्मॉल जी रेशो स्मॉल जी, स्मॉल. कैपिटल जी है यहाँ पे 1, स्मॉल कैपिटल जी, स्मॉल जी, और स्मॉल जी, 1. ये हो गई हमारी phenotypic ratio in case of F2 progeny. Phenotypic ratio होगी 3:1. So the next part says percentage of brown stemmed plants in F2 progeny if F1 plants are self-pollinate. तो brown stem यहाँ पे इसमें कितने F2 progeny में brown stem कितनी आ रही है? 1. तो ये हो जाएगी 1/4 into 100 which is 25%.
Third part says ratio of capital G and capital G small g in the F2 progeny. तो capital G और capital G small g का रेशियो है हमारा 1:2. सबका नहीं पूछा, सिर्फ इन दोनों का पूछा है, तो ये रेशियो लिख देंगे हम 1:2. Then says based on the findings of this cross, what conclusion can be drawn? तो इससे क्या कंक्लूजन हमें मिल रही है? वी कैन कंक्लूड कि जो ग्रीन स्टेम प्लांट्स है, यही कंक्लूजन है दैट ग्रीन स्टेम प्लांट्स आर डोमिनेंट whereas brown stem plants are recessive. यही होगी हमारी conclusion from these crosses. Next question is name the plant Mendel used for his experiment. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट यूज किया था, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसियम सटाइवम. What type of progeny was obtained by Mendel in F1 and F2 generations when he crossed a tall and a short plant? तो हम इसको क्रॉस करके देख लेते हैं. जब टॉल और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज अ टॉल प्लांट, क्योंकि टॉल हमारा डोमिनेंट ट्रेट है. दिस इज अ डॉर्फ प्लांट विच इज अ रिसेसिव. ये हो गए हमारे पेरेंट्स. ये रिलीज करेंगे या ये प्रोड्यूस करेंगे गैमीट्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. इन गैमीट्स के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा, दे विल प्रोड्यूस कैपिटल टी. ये होगा हमारा टॉल प्लांट इन द F1 जनरेशन. ठीक है. अब जब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे इन द F2 जनरेशन, तब हमें क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने सेल्फ कराया विद कैपिटल टी स्मॉल टी. ये भी दो टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. अब इसका फर्टिलाइजेशन हम ऐसे भी करवा सकते हैं या फिर कैन ड्रॉ अ पनेट स्क्वायर. इससे हमें क्या क्या प्रोजनी मिलेगी? हमें मिलेगी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल. ये है हमारे टॉल प्लांट्स. ये भी हैं हमारे टॉल प्लांट्स. ये भी है हमारे टॉल प्लांट्स. और एक प्लांट होगा जो कि होगा डॉट. इसका F1 और F2 जनरेशन में हमें क्या रेशियो मिलेगा? F1 जनरेशन में all plants would be tall. F2 जनरेशन में हमारे पास रेशियो आएगी टॉल और dwarf की, which is 3:1. This is for phenotype. और अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. इसका रेशियो आएगा 1:2:1. ये हो गई हमारी जीनोटिपिक रेशियो. Now the question is asking what type of progeny was obtained by Mendel in F1 and F2 generation. तो किस टाइप की प्रोजनी मिलेगी हमें F1 और F2 जनरेशन में? ये F1 जनरेशन सारे प्लांट्स हमें टॉल मिलेंगे और F2 जनरेशन में टॉल और डॉर्फ का ये रेशियो होगा. Write the ratio he obtained in the F2 generation plants. Again, same ratio 3:1 phenotype and 1:2:1 genotypic ratio. Next question is, how did Mendel explain that it is possible that a trait is inherited but not expressed in an organism? अब ये दो questions हैं which is kind of repeated, या जो भी इसमें कंटेंट होगा बिल्कुल सेम लिखना है कि हमें एक एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करना है that a trait may be inherited but may not be expressed. कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं विच आर इनहेरिटेड लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होते. ऐसे कौन से ट्रेट्स होते हैं? दे आर हिडन ट्रेट्स और ऑल्सो नोन एज रिसेसिव ट्रेट्स. मेंडल ने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें मेंडल ने एक क्रॉस परफॉर्म किया था इन विच ही क्रॉस्ड टॉल प्लांट विद अ डॉर्फ प्लांट. तो हमें F1 प्रोजेनी में तो सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल मिले थे और रिसेसिव ट्रेट जो था ड्रॉफनेस का वो सप्रेस हो गया था. लेकिन जब हम इस टॉल प्लांट की सेल्फिंग करवाएंगे, F1 प्रोजेनी जो हमें F1 जनरेशन में जो प्लांट्स ऑब्टेन हुए उनकी अगर हम सेल्फिंग करवाएंगे, सो वी विल सी कि हमारे पास 25% जो पॉपुलेशन मिलेगी प्लांट्स की, दैट इज डॉर्फ. डॉर्फ कैरेक्टर रीअपियर हो जाता है इन द F2 जनरेशन विच प्रूव्स दैट द डॉर्फ ट्रेट वाज इनहेरिटेड, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ था इन द F1 जनरेशन.
Next question is what are dominant and recessive traits? Dominant traits वो traits होते हैं which expresses themselves in any condition और recessive traits are the traits जो खुद को express नहीं कर पाते in the presence of dominant trait लेकिन जब ये homozygous condition में होते हैं तो it can express themselves. Next part ये भी repeated is it possible that a trait is inherited but may not be expressed? Yes, जो हमने last question में discuss किया वही same answer आएगा इसमें same example आपका F1 और F2 monohybrid cross का. Let's discuss the last chapter, chapter number 15 of environment. ये भी individually 5 mark का है और इसमें से जो questions आते हैं they are very straightforward और mostly value based questions आते हैं इसमें. So let's see the first. What is the food chain? Why is the flow of energy in an ecosystem unidirectional? फूड चेन क्या होती है? फूड चेन हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस होता है जिसमें वन कंज्यूम्स द अदर फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है इकोसिस्टम में ये यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है? हमें एक चीज पता है कि अगर हम फूड चेन का देखें, एक फूड चेन कंसिडर कर लेते हैं. ग्रास को कंज्यूम करता है हमारा ग्रास हॉपर को खाता है लेट्स सपोज स्नेक और इसको खाता है वल्चर. तो यहाँ पे हमारा ग्रास क्या होगा? ग्रास हमारा होगा प्रोड्यूसर, ग्रास हॉपर होगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, स्नेक होगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर और वल्चर होगा हमारा टर्शरी कंज्यूमर. इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी होती है? सोलर एनर्जी से ग्रास लेता है ओनली 1% ऑफ एनर्जी. आगे 10% एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी हीट लॉसेस से निकल जाती है. 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड 90% गोज टू वेस्ट या हीट एनर्जी के फॉर्म में 90% एनर्जी निकल जाती है. अब ये जो 10% एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि ये ग्रास हॉपर तक जाने के बाद वापस से ग्रास पर आए. इसीलिए द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्ट. ऑल्सो जब ये एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक चली गई, इट इज नॉट पॉसिबल कि एनर्जी जो भी कंज्यूम हुई है, जो भी एनर्जी लॉस हुई है, ये वापस से प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल तक आ पाए. Next question says explain the role of UV radiation in producing ओजोन लेयर. तो यूवी रेडिएशन का क्या काम होता है? ओजोन जब हमारे एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे प्रेजेंट होती है इट प्रोड्यूसेस यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो ये जो हायर यूवी रेडिएशन है ये स्प्लिट कर देती है सम पार्ट ऑफ आवर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ये जो हमारा ऑक्सीजन है उसको स्प्लिट कर देती है इनटू ऑक्सीजन रेडिकल्स. ये फ्री ऑक्सीजन रिलीज कर देती है यूवी रेज एंड दिस जो फ्री ऑक्सीजन है ये वापस से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके O3 फॉर्म कर देता है. ये O3 ही होता है हमारा ओजोन विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज. सेकेंड पार्ट इज मेंशन द रिएक्शन इन्वॉल्व. यही रिएक्शन इन्वॉल्व होता है हमारा. Why is excessive use of CFCs a cause of concern? CFC is chlorofluorocarbons और ये chlorofluorocarbons is a cause of concern क्योंकि ये chlorofluorocarbons जो है हमारी ओजोन लेयर के डिप्लीशन कॉज करते हैं. ओजोन लेयर पे डिप्लीशन अगर हो गया तो हमारी अर्थ जो है वो हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट harmful effects of using plastic bags on the environment, suggest alternatives to the usage of plastic bags. एक आंसर ये है. harmful effects क्या हो सकते हैं प्लास्टिक के? सबसे फर्स्ट अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं it leads to air pollution. प्लास्टिक आर्टिफैक्ट्स जो भी प्लास्टिक की चीजें होती हैं लाइक पॉलिथीन्स एक्सेट्रा दे एंटर द ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम जिसकी वजह से हमारी ड्रेन्स का ब्लॉकेज हो जाता है कॉजिंग वाटर लॉस. प्लास्टिक्स का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? हम प्लास्टिक को रिड्यूस करके जूट बैग्स यूज कर सकते हैं या पेपर बैग्स यूज कर सकते हैं टू कैरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट. We can reduce the use of plastic containers for storing food और more durable metal boxes use कर सकते हैं like steel etc. थर्ड पॉइंट है वी कैन अवॉइड यूजिंग टेक अवे फूड कंटेनर्स. जो डिस्पोजेबल हम यूज करते हैं प्लास्टिक के उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. List any two practices that can be followed to dispose of the waste produced in our home. अगर हमें सेफली वेस्ट को डिस्पोज करना है उसके लिए हम जो डिस्कार्डेड बॉटल्स हैं वी कैन यूज डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड जार्स टू स्टोर फूड आइटम्स एंड वाटर. मेन इसका पर्पस है रीयूज करना. जितने भी हमारे प्लास्टिक के आइटम्स हैं उनको रीयूज कर सकते हैं. जो जार्स हैं उसको रीयूज कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग एनी फूड आइटम और वाटर. वी कैन यूज ब्रोकन आर्टिफैक्ट्स एंड क्रिएट समथिंग न्यू विद इट. इसका भी मतलब है रिसाइकिल करना.
कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं अपनी ओन क्रिएटिविटी से हम उससे डेकोरेटिव या क्राफ्ट की चीजें, डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं. This is the last question of this chapter and of this वीडियो. तो ये एक पैसेज सा दे रखा है हमें, इस यू कैन रीड दिस. इसमें यूजुअली गार्बेज की प्रॉब्लम जो है दिल्ली में उसको उसके बारे में बताया हुआ है. प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज एंड हाउ वी कैन डिस्पोज इट ऑफ. So the question says suggest two measures to manage the garbage we produce. जो हम garbage produce करते हैं उसको हम manage कैसे कर सकते हैं. हम garbage को जो है वो segregate कर सकते हैं into biodegradable और non biodegradable waste. दूसरा, हम प्लास्टिक बैग्स का यूज बंद करके और ज्यादा ड्यूरेबल बैग्स यूज कर सकते हैं, जैसे कॉटन, जूट या फिर पेपर बैग्स. Second part is as an individual what can we do to generate the least garbage. Give 2 points. हम अपना गार्बेज का जो जनरेशन है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. वी कैन जनरेट लेस गार्बेज एज मच एज पॉसिबल. रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, जो हमारे 3 R's होते हैं, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज, उस मेथड को हम फॉलो कर सकते हैं to minimize the waste that we are producing in our homes. So with this, we have come to an end of the biology syllabus. We have discussed all the 4 main chapters as well as the additional chapter which is of 5 marks. So I hope everything is clear. I have discussed each and every question in the utmost detail which you need for your board exams. So I hope everything is clear. If you still have any doubts, either you can comment or you can email me. I'll make sure to revert back as soon as possible. Thank you so much. Keep learning.